हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा कोचिंग क्लासेस में। देखो, हम साइंस की क्लासें करा रहे थे, तो साइंस में हमने आपकी 2 क्लासें कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें कि फूड चैप्टर कंप्लीट हो गया और एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें थर्ड वाला चैप्टर है आपका मैटर। देखो, हमें एक एक चीज़ एक एक पॉइंट डिटेल में कराएंगे इसमें। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है आपका? पदार्थ यानी मैटर। तो यह है कि मैटर, तो व्हाट इज़ द मैटर, तो पदार्थ क्या है। तो देखो, ब्रह्मांड में हमें प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं, और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु को पदार्थ कहते हैं। मतलब कहने का ये है, हमारे आसपास हमें जो भी चीज़ दिखाई दे रही है वो सब पदार्थ है। ठीक है, जैसे अब मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे चीज़ों को मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पे क्या रखी हुई है? कुर्सी। तो ये क्या है? पदार्थ है। ठीक है, दूसरी बात करूं, मेज, पेन है, किताब, पानी, गिलास, यहाँ जो भी तुम्हें दिखाई दे रही है चीज़, वो सब क्या है? वो सब पदार्थ है। मतलब कहने का ये है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ जिस सामग्री से बनी है वो पदार्थ है। तो ये चीज़ें समझ में, ये पदार्थ क्या है? तो पदार्थ आसपास दिखने वाली सारी चीज़ें पदार्थ है। अब वो ऐसे भी है कि वो सॉलिड बेस में भी हो सकती है, वो लिक्विड में भी हो सकती है, वो गैसेस फॉर्म में भी हो सकती है, किसी भी उसमें हो सकती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है? हमारे मैटर है, पदार्थ है। अब देखो, इसकी दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं कि हर वह चीज़ जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ द्रव्यमान है वह पदार्थ है। मतलब कहने का ये है कि जो चीज़, कोई भी चीज़ जो स्थान घेर रही है, अगर मैं बात करूं जैसे पेन की, तो ये पेन है, जैसे मेरे हाथ पे ऐसे रखी हुई है, तो ये क्या है? यहाँ से देखो, ये क्या कर रही है? स्थान यानी कोई ना कोई जगह घेर रही है। ठीक है, और जिस का कुछ द्रव्यमान है, इस पेन का कुछ ना कुछ क्या है? द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ इसका मास है, वह पदार्थ है। वो सब चीज़ क्या है? पदार्थ है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई कि जो भी चीज़, अगर मैं बात करने लगूँ कुर्सी की, मेज की, तो इन्होंने क्या है? इनका कुछ ना कुछ क्या है? द्रव्यमान है, और ये क्या कर रही हैं? हमारा स्थान घेर रही है, यानी जगह घेर रही है। ठीक, तो इसको कहते हैं पदार्थ। यानी इट इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो कुछ ना कुछ क्या कर रही है? स्थान घेर रही है, स्थान ऑक्यूपाई कर रही है, एंड हैज़ मास, उनका कुछ ना कुछ क्या है? मास है। तो ये क्या कहलाती है? हमारी द्रव्यमान वो कहलाती है पदार्थ। ठीक है, ये चीज़ समझ आए? जैसे कोई एग्जांपल्स ले लूँ मैं, कि अगर मान लिया कि एक 100 ग्राम की कोई चीज़ है हमारे पास, एक कोई 200 ग्राम की चीज़ है हमारे पास, या मान लिया कहने लगे कि यहाँ पे कोई, अगर मैं पेन की बात करने लगूँ, ये 100 ग्राम की है और ये पेन हमारे 200 ग्राम की है, तो क्या है? इनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो ये क्या है? ये पदार्थ है, ये पदार्थ है। ठीक, ये चीज़ आई समझ में? अब आगे बात करोगे, आप बोलोगे कि द्रव्यमान क्या है। तो देखो, द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा का माप, कि जो वस्तु है, जो चीज़ है, जैसे मैं पेन की बात कर रही थी, उसका माप, उस मात्रा का माप ही क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है, किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई है, ठीक, तो उसे कहते हैं पदार्थ। तो जिस मटेरियल से बनी हुई है उसे कहते हैं पदार्थ। और पदार्थ की मात्रा, अगर पदार्थ की मात्रा किस में ज़्यादा है, किस में कम है, तो ये हो गया क्या? द्रव्यमान, कि किस में ज़्यादा वेट है और किस में ज़्यादा कम है। जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे, जैसे यहाँ बात कर लें कि यहाँ पे कोई 2 टुकड़े ले लिए हमने, तो लकड़ी के, जैसे कोई लकड़ी के 2 टुकड़े हैं, जिसका इसका वेट है 200 ग्राम और इसका वेट है 500 ग्राम।
अब इनके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है उसे तो बोलेंगे पदार्थ, ठीक है। और जो हम देख रहे हैं कि ये 200 ग्राम का, ये 500 ग्राम का, यानी इनकी जो क्वांटिटी, इनकी जो इसको माप पा रहे हैं हम, तो ये क्या है, ये है द्रव्यमान। तो इससे पता चल रहा है कि किसका द्रव्यमान ज़्यादा है और किसका द्रव्यमान कम है। तो ये क्या है, द्रव्यमान। मतलब इसको माप सकते हैं, पदार्थ की माप को, जो मात्रा की माप है उसी को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। अब बात करेंगे आयतन की, कि आयतन क्या है। तो देखो, जैसे अभी लकड़ी के टुकड़ों की बात कर रहे तो यहाँ पे भी देख लें कि जैसे हमने कोई 2 बॉक्सेस ले लिए, एक बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है और एक बॉक्स की इतनी है, ठीक है। अब बात कर रहे थे कि हम जैसे वो कर रहे थे कि हम देख रहे थे कि इसका वजन क्या है, तो वो था द्रव्यमान। तो इसमें देखेंगे किसी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह की मात्रा आयतन कहलाती है। जैसे ये है हमारे पास, तो इसका जब हमने वॉल्यूम निकाला तो वो कितना निकला, 2 मीटर क्यूब। अब इसका वॉल्यूम निकाला तो इसका निकला 48 मीटर क्यूब। तो किसके, कौन ज़्यादा जगह घेर रही है, कौन ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रही है, ये या ये। तो ये बड़ा टुकड़ा है तो ये ज़्यादा स्थान घेर रहा है, तो ये क्या है, आयतन। मतलब कहने का है कि कौन कितनी जगह घेर रहा है, किसका कितना आयतन होगा, ठीक है, कौन कितने स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वही क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। जो ज़्यादा जगह घेर रहा है उसका उतना ही आयतन होता है। ये चीज़ समझ में आई। तो पदार्थ आ गया समझ में कि पदार्थ क्या है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हुए आपके। आगे बात करेंगे, अगर पदार्थ और वो देखने लगे कि हम पदार्थ क्या है और अपदार्थ क्या है। तो देखो, पदार्थ की अगर बात करने लगे तो पदार्थ क्या होते हैं। तो पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वाटर है, एयर है, ठीक है, सॉइल है, गोल्ड है, चेयर, बुक, ये एक्सेट्रा, ये सब क्या है, पदार्थ। अगर अपदार्थ की बात करने लगे कि कौन अपदार्थ है, तो देखो, जैसे अगर हम बात करने लगे एनर्जी यानी ऊर्जा की, ये पदार्थ नहीं है। बात करने लगे हम लाइट की, तो ये भी क्या है, पदार्थ नहीं है। बात करने लगे साउंड की, तो ये पदार्थ नहीं है। थॉट, ठीक, इमोशन और टाइम एक्सेट्रा, तो ये क्या है हमारे, ये पदार्थ नहीं है। तो ये हो गए पदार्थ क्या है और अपदार्थ क्या है, समझ गए। अब देखो, बात करेंगे आगे पदार्थ के भौतिक गुण या फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक। तो पदार्थ के भौतिक गुण, अब देखो यहाँ से समझना है एक चीज़ को, जो मैंने पदार्थ की बात की है कि जैसे मैं बात कर रही थी वाटर है, एयर है, सॉइल है, तो देखना इस चीज़ को, पदार्थ कणों से बने हैं। मतलब कहने का ये है कि जो भी पदार्थ है हमारा, वो किससे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। सबसे पहला पॉइंट कि मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, कि जो भी पदार्थ है हमारा, कोई भी पदार्थ है, वो किससे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा देखो कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान यानी स्पेस होता है। अगर मैं पदार्थ की बात करूं, जैसे मान लो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ठीक, तो सबके बीच में क्या होता है, स्पेस। सॉलिड में कम स्पेस होता है, लिक्विड में इससे ज़्यादा होता है, और गैसेस में ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है। तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जैसे अब मैं बात करने लगूं कि हमारे पास में एक यहाँ पे गिलास है और इस गिलास में वाटर है, यहाँ से इतना भरा हुआ है, और मैंने इसमें 1 चम्मच सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। अब सॉल्ट डाल दिया तो पानी में जब ये यहाँ पे सॉल्ट डाला तो ये सॉल्ट आके इसमें डिजॉल्व हो गया और इसका लेवल नहीं बढ़ा, ये ऐसे ही इसमें ही डिजॉल्व हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो पानी है, तो पानी के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में गैप है,
उन्हीं में आके तो सॉल्ट डिजॉल्व हो गया, सॉल्ट मिल गया। तो इनके बीच में क्या है, जो इसके पार्टिकल है पानी के, उसके बीच में क्या है, गैप है। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या है, रिक्त स्थान है, यानी इनके बीच में स्पेस है। ठीक, ये आ गया समझ में। अगला पॉइंट देखो कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, कंटिन्यूस मूविंग, यानी जो पदार्थ है उसके जो कण है वो निरंतर मूवमेंट करते रहते हैं। देखो इससे ये देखो कि अगर हम किसी चीज़ को उसमें देखें कि एग्जाम्पल्स ले लें अगरबत्ती का ही, कि अगर अगरबत्ती हमने एक कोने में जला दी तो उसकी जो सुगंध है वो बाहर तक पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि उसके पार्टिकल्स क्या है, मूव कर रहे हैं। इससे ये है कि जो सॉलिड के पार्टिकल है उस सॉलिड के पार्टिकल कम मूवमेंट करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल उससे ज़्यादा करते हैं। अगर लिक्विड चीज़ को हम गर्म कर दें तो उसके पार्टिकल फास्ट हो जाते हैं। ठीक, और अगर बात करें हम गैसेस की, तो गैस के पार्टिकल्स ज़्यादा मूव करते हैं। तो उनकी जो, जैसे अगरबत्ती की बात कर रही तो उनकी सुगंध जल्दी बाहर पहुंच जाती है। जैसे परफ्यूम हो गया, परफ्यूम का यूज करते हैं तो उसकी सुगंध बाहर तक आ जाती है, क्योंकि जो उसके पार्टिकल हैं कंटिन्यू मूव करते हैं और वे जल्दी मूव करते हैं। ठीक, तो अगर बात करें, इससे एक एग्जांपल्स लें कि जैसे अगर बात करें हम, यहाँ पे हमारे एक गिलास है और गिलास में हम वाटर है यहाँ पे, और इसमें हमने डाल दी इंक डाली। तो देखो जब हम बाल्टी में पानी हो या गिलास में किसी में इंक डालते हैं तो हम बिना उसको हिलाए हम उसको देखते हैं कि धीरे 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 वो पूरा पानी ब्लू हो जाता है, यानी पूरी इंक पानी में मिल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंक है उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ठीक, उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और पूरे पानी में मिल गए, तो वो धीरे धीरे मूव करते रहते हैं। समझ में आ गया। ऐसी इससे ये है कि जो पदार्थ है उसके कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये आ गया समझ में। अब देखो पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब कहने का ये है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पदार्थों के बीच में अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें कि जैसे अगर हमारे पास हम इसको देखें पेन को, तो ये क्या है, सॉलिड है। तो इसके बीच में इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हो, क्योंकि ये एकदम मजबूताई से जुड़े हुए हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लूज होता है। तो ये समझ में आ गया कि जो पदार्थ है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई। इसके फिजिकल गुण आ गए समझ में। एक एक पॉइंट, 4 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसी तरीक़ा से पेपर में पूछे जाएंगे। ऑप्शन दे देगा आपको कि पार्टिकल्स जो पदार्थ हैं उनके कणों से बना हुआ है या उनके बीच में स्पेस है, ऐसे पता रहनी चाहिए कि इनके क्या क्या ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये चीज़ें आगे समझ में। आगे देखो अगर हम बात करें कि जैसे मैं बात कर रही थी, तो जो पदार्थ होते हैं हमारे, तो पदार्थ होते हैं, ये तो आपको पता ही है, पदार्थ हमारे 3 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही पढ़ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, तो पदार्थ 3 टाइप के होते हैं। अब देखो इनमें अगर इनका हम क्लासिफिकेशन करें तो देखो अगर बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस की, अब एक बात बताओ कि अगर जैसे सॉलिड की कोई हमारे पास कोई लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है, अब उसको हम जहाँ पे भी रख देंगे वो वहाँ पे उसका स्पेस या उसकी जगह घेर लेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो ये लकड़ी का टुकड़ा है ये ठोस उसमें है या सॉलिड है, तो ये इसका जो वो है, मतलब ये इसका वॉल्यूम और इसकी शेप दोनों क्या है, फिक्स है। वॉल्यूम और शेप सॉलिड की क्या है, फिक्स है, मतलब ठोस अवस्था वस्तु के निश्चित आकृति और आयतन होते हैं। देखो अगर मैं सॉलिड की बात करूँ तो जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो इस तरीक़ा से ऐसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक, और जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो थोड़ा इस तरीक़ा से होते हैं, और गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। समझ में आया। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे सॉलिड। तो सॉलिड की शेप और वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स होता है। अब अगर हम बात करें लिक्विड की, तो देखो हमारे पास जैसे एक गिलास में पानी है और हमने उस पानी को
कटोरी में डाल दिया, तो वो क्या कर रहा है, कटोरी की शेप ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो उसकी शेप है, उसकी शेप क्या है, निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। पर अगर हम बात करने लगे कि गिलास में 200 ग्राम पानी है, तो कटोरी में डालने पे भी वो 200 ग्राम ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी शेप है वो फिक्स नहीं है, पर जो इसका वॉल्यूम है वो फिक्स है, क्योंकि 200 ग्राम है, 200 ग्राम ही रहेगा, शेप डिफरेंस होगी। अब अगर हम करने लगे गैस की बात, अब एक बात बताओ, अगर गैस किसी हमने छोटे कंटेनर में भर रखी है तो वो उसका शेप ले रखेगी, और उसका अगर हम उसको किसी उसमें जैसे मान लो रूम में ही छोड़ दें तो रूम की शेप ले लेगी, और रूम की शेप ले लेगी तो कम ज़्यादा भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि गैस की बात करें तो गैस की शेप भी फिक्स नहीं है, ठीक, और इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो सॉलिड की बात कर रहे थे, सॉलिड की शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स हैं, इसकी आकृति वो नहीं है निश्चित, आयतन निश्चित है, और इसकी आयतन भी और आकृति कोई सी भी निश्चित नहीं है। अब देखो, अगर जैसे हम उनकी बात कर रहे थे, इसके गुणों की बात, भौतिक गुणों की बात, तो इसी से डिफरेंस आ सकते हैं आपकी समझ में, अगर आप समझना चाहोगे। मैंने बताया कि जो सॉलिड है, तो सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और ऐसे लिखोगे कि उसके गैस के लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज है, और गैस के बीच में बहुत ज़्यादा लूज है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत जल्दी मूव कर जाते हैं। जैसे मैंने अगरबत्ती वाला एग्जांपल्स दिया तुम्हें, या फिर अगर हम खाने की बात करें तो जब भी हम खाना बनाते हैं तो हम खाना कहते हैं ना, एक एग्जांपल्स आता है कि गर्म खाने में खुशबू कि गर्म खाने की खुशबू बहुत दूर तक पहुंच जाती है, जबकि ठंडे की नहीं पहुंचती। जो गर्म खाना है जब गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल्स कंटिन्यू मूव कर रहे होते हैं, और कंटिन्यू मूव कर रहे होते हैं, और उसके पार्टिकल फास्ट होते हैं, तेज़ स्पीड में, तो उसकी जो सुगंध है वो बाहर तक पहुँच जाती है। और ठंडे वाले खाने में पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे होते हैं, मतलब कम कर रहे होते हैं, इसलिए उसकी सुगंध बाहर तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक। तो ये उसकी, तो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई। अगर हम बात करने लगें उसी की, अगर जैसे बात कर रही थी मैं कि इनके बीच में स्पेस होता है, तो वही बात है कि सॉलिड के बीच में कम स्पेस होता है, लिक्विड के बीच में उससे ज़्यादा होता है, और गैसेस के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। तो ये इसी तरीक़ा से इनके सॉलिड लिक्विड गैस में आप डिवाइड कर दोगे, मतलब उसके उसी से फिजिकल जो भौतिक गुण बताए थे वो उसी के आधार पे आराम से आप इनको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, इनका क्लासिफिकेशन आ गया समझ में। आगे देखो, आगे बात करेंगे हम इनके स्टेट के बारे में कि पदार्थ की कौन कौन सी स्टेट होती हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। तो देखो, पदार्थ की जो स्टेट है हम उनको दो चीज़ों के द्वारा बदल सकते हैं, टेम्परेचर से भी और प्रेशर से भी। तो पहले बात करेंगे हम टेम्परेचर से। तो देखो, अगर हमारे पास जैसे कि बात करें कोई सॉलिड चीज़ है, यानी आइस है, अब आइस से हमें वाटर में कन्वर्ट करना है। आइस है तो यहाँ से हमें वाटर में वो करना है। अब एक बात बताओ, जो सॉलिड चीज़ है हम उसे ऐसे रूम टेम्परेचर पे ला के, फ्रिज में बर्फ़ रखी हुई है, उसको ला के हम ऐसे रूम टेम्परेचर पे रख दें तो वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी, ठीक। तो क्या हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं हम कि सॉलिड से किसी को लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, मेल्टिंग या सल्वन, ठीक। अब देखो, अगर वही चीज़ लिक्विड से हम सॉलिड में रखें, मतलब कहने का ये है वाटर को हम फ्रीज में रख दें तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्रीजिंग या जमना या सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। ये यहाँ तक दो चीज़ें आई समझ में, मतलब सॉलिड से लिक्विड में बदलना, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना, ये चीज़ आ गई समझ में। अब देखो, अगर वाटर है हमारे पास और हम वाटर को बॉइल करें तो वो किस में, गैस में या वेपर में चेंज हो जाता है, समझ में आ रहे। तो इसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन या फिर वाष्पीकरण, ये चीज़ आई समझ में। अब कोई चीज़ हमें गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करनी है, आपने देखा है जैसे हम पानी बॉईल किया हमने और पानी अच्छे से बॉईल हो गया, वेपर में चेंज हो रहा है, हमने उसके ऊपर ढक्कन ढका हुआ है, और जैसे ही हम उस ढक्कन को हटाते हैं तो जो वो स्टीम थी, जो वो भाप थी, वो क्या हो जाती है, तुरंत लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो इसे बोलते हैं कंडेंसेशन या संघनन। ये चीज़ आई समझ में। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड से सॉलिड में, लिक्विड से गैस में, और गैस से लिक्विड में, ये पॉइंट आगे समझ में।
तो कैसे, किस तरीक़ा से हम टेम्परेचर को कम ज़्यादा करके सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आगे समझ में बहुत ऐसे पूछ लिया जाता है। लिक्विड में गैस में चेंज करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? वेपराइजेशन, वाष्पीकरण, ठीक। और गैस से लिक्विड में चेंज करना, संघनन, कंडेंसेशन। तो ये आगे समझ में। अब आगे देखो, अगर कोई चीज़, अब देखो आपके पास सॉलिड फॉर्म में है और उसको गैस में बदलना है, मतलब सॉलिड से डायरेक्टली बिना लिक्विड में जाए डायरेक्ट ही गैस में कन्वर्ट हो जाना, वो क्या कहलाता है? सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। फॉर एग्जाम्पल्स, एक बात बताओ, जैसे आपने देखा होगा कपूर, जैसे हम पूजा करते हैं तो कपूर को जलाते हैं तो क्या करते हैं, देखा है कभी थाली में पानी वानी बन जाता है? नहीं, वो ऐसे ही जल के गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आयोडीन है, ठीक, नेफ्थलीन बॉल है, NH4Cl है, अमोनिया क्लोराइड, और एक आता है एग्जाम्पल्स उसमें भी दे रखा है एनसीईआरटी में, एंथ्रासीन। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो क्या होते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो आपने नेफ्थलीन वाली बॉल देखी होंगी, जब हम कपड़े वगैरह में उन्हें रख देते हैं तो कभी ऐसा देखा है कि कपड़ों में आपको पानी नज़र आया हो, तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं जाती, वो डायरेक्ट गैस की फॉर्म में जाती है, ठीक है। अब देखो गैस से सॉलिड में आना, मतलब कोई चीज़ गैस से डायरेक्टली सॉलिड में आना, तो इसको क्या बोलते हैं? डिपोजिशन या फिर निक्षेपण। अब ये क्या है, देखो आपने देखा हो जैसे खेतों में, कभी जो गांव के बच्चे हैं वो तो जानते होंगे, जैसे खेतों में हम सुबह सुबह घूमने के लिए जाते हैं तो हमने देखा होगा जो पेड़ होते हैं ना, तो पेड़ पे छोटी छोटी ओस की सी बूंदें जमी रहती हैं, तो वो उसकी बूंद क्या है, गैस से डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में आ गई हैं। तो ये एग्जाम्पल्स है गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना। आइए इस चीज समझ में, ठीक। अब देखो एक चीज देख, इसको एक बार समझना, वेपराइजेशन की अगर हम बात करें तो वेपराइजेशन जब भी होता है, जब भी लिक्विड से चीज़ गैस में जाती है, तो हम उसे क्या करते हैं, मतलब लिक्विड से किसी चीज़ को सॉलिड में, लिक्विड से किसी चीज़ को गैस में कन्वर्ट होना, तो मैंने पहले बताया था क्या कहलाते हैं हम, वेपराइजेशन। ये समझाया था कि लिक्विड से कोई चीज़ गैस में कन्वर्ट हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। देखो तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कहने का ये है कि पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में? तो 100 डिग्री से ऊपर जब पानी जाता है तब गैस में कन्वर्ट होगा, तो ये तो कहलाता है आपका वेपराइजेशन। अगर मैं बात करने लगूं कि हमने कपड़े धोए, अब भाई कपड़े धो के सुखाए हमने, समझना इन पॉइंटों को, वो हमने छत पे डाल दिए तो हम देख रहे हैं कुछ देर में वो सूख गए, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि छत का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री होगा। 100 डिग्री तो नहीं होगा, छत का टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री होगा या फिर मतलब 40 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, इतना हो सकता है बस। तो ये कैसे उसमें कन्वर्ट हो गए गैस में? तो देखो, या फिर और बात करूं, जैसे अगर वर्षा का पानी है कहीं पे भर जाता है, ठीक, जो बारिश से वर्षा का पानी जैसे भर जाता है तो वो धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ जाता है, तो ऐसे तो है नहीं कि वहाँ का जो टेम्परेचर वो 100 डिग्री होगा, ठीक है। तो वो टेम्परेचर तो वहाँ का कम है, फिर वो पानी कैसे भाप में कन्वर्ट हो गया, ठीक। आगे अगर बात करने लगूँ कि कहीं पे भी ऐसे मान लिया नॉर्मल टेम्परेचर पे भी पानी वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। आपने सुना होगा समुद्र का पानी है वो वाष्प बन के उड़ता रहता है, या फिर हम उसके पानी को अगर किसी उसमें डालते हैं, नमक की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो पानी वाष्प बन जाता है और नमक नीचे जम जाता है। तो ऐसे नहीं है कि वहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये चीज़ें कैसे कन्वर्ट हो जाती हैं? तो देखो, जब 100 डिग्री सेल्सियस से कम, जब 100 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर से चीज़ें गैस बन जाएं तो उसे कहते हैं क्या,
एवोपरेशन, या कहने का मतलब है इसे हिंदी में भी कहते हैं क्या, इसे भी वाष्पीकरण ही कहते हैं। इसे कहते हैं एवोपरेशन, पर इसे हिंदी में वाष्पीकरण ही बोला गया है। मतलब कहने का ये है जब 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर चीज़ें गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसे कहते हैं एवोपरेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती है, जैसे सनलाइट्स की प्रेजेंट में जब कोई भी चीज़ें होती है। अब मैं बात करने लगूँ तुमसे कि एवोपरेशन किस किस उसमें बढ़ता है। अगर मैं बात करने लगूँ बहुत तेज़ धूप है तो क्या एवोपरेशन बढ़ेगा या एवोपरेशन फास्ट होगा? बोलोगे यस। हवा बहुत तेज़ चल रही है तो एवोपरेशन क्या होगा, तब भी फास्ट होगा। ठीक, या फिर कहने लगूँ अगर कपड़े की बात करें तो कपड़े हमने धो के सुखाए हुए हैं, ठीक है, अगर हम उसको फैला के सुखा दें यानी स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसमें भी क्या होगा, एवोपरेशन फास्ट होगा। तो ये चीज़ें आई समझ में। तो ये क्या है, ये है एवोपरेशन। तो देखो अगर मैं बात करूं, ये आपके पॉइंट है यहाँ पे कि अगर मान लिया पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है या चीज़ को हमने फैला दिया है, अगर हम कपड़े को इकट्ठा डाल लें तो वो धीरे से सूखेगी, और उसी कपड़े को हम फैला के डाल दें यानी उसका एरिया बढ़ा दें तो क्या होगा, एवोपरेशन, वाष्पीकरण क्या होगा, फास्ट होगा। अगर टेम्परेचर यानी धूप ज़्यादा है, तेज है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, वाष्पीकरण फास्ट होगा। अब बात करने लगे हम ह्यूमिडिटी, आर्द्रता की। तो देखो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, वाष्पीकरण स्लो होगा। ठीक है, अब बात करने लगे कि हवा बहुत तेज चल रही है तो क्या होगा, वाष्पीकरण फास्ट होगा। तो क्वेश्चन में कैसे पूछता है, ऐसे ऑप्शन देगा कि वाष्पीकरण की दर कब कम होगी तो ऐसे ऑप्शन दे देगा, या वाष्पीकरण की दर कब ज़्यादा होगी तो ऐसे ऑप्शन दे देगा तुम्हें कि एरिया बढ़ाने पे या टेम्परेचर बढ़ाने पे या आर्द्रता बढ़ाने पे या स्पीड बढ़ाने पे, इस तरीक़ा से। तो ये आ गया समझ में। ठीक, तो ये चीज़ होगी तुम्हारे वाष्पीकरण। अब बात करते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। अब देखो वह ऊष्मा, ऊर्जा जो किसी पदार्थ की अवस्था यानी जैसे ठोस, द्रव, गैस बदलने के लिए आवश्यक होती है, लेकिन इसमें तापमान में कोई बदलाव नहीं होता, तो इसे कहते हैं लेटेंट हीट। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं बात करूं, जैसे मैं तुमसे बात कर रही थी कि जब हम वाटर को फ्रीज में रखते हैं, वाटर को फ्रीज में रखते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, मतलब जो लिक्विड है वो हमारा सॉलिड बन जाता है यानी आइस बन जाता है। अब एक बात बताओ, ये वाटर से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, तो ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होता है। ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है पे ही आइस बन गई है। अब अगर बात करने लगूँ ये इससे आइस मेल्ट होगी तो वाटर बनेगी, तब भी 0। तो ये चीज़ जो इसके अंदर जो हमें छिपी हुई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है कि जैसे ही ये कन्वर्ट होती है, इसका टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं है पर ये कन्वर्ट होगी, तो ये जो छुपी हुई चीज़ है, जो इसकी छुपी हुई ऊष्मा है, इसी को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। अब देखो हमने अपना पानी गर्म किया, तो जो गर्म किया पानी था जब भी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हुआ। अब जैसे ही पानी बॉयल हुआ तो वो हीट वेपर बना, वेपर में कन्वर्ट हो गया। जो वेपर है ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बन गया है। तो इसके जो बीच में जो ऊष्मा जो हमें दिखी नहीं है, जो छुपी हुई ऊष्मा है, वो ही क्या है, लेटेंट हीट है। आगे समझ में। अब आगे देखो, अब टेम्परेचर से आगे समझ में, जो मैंने टेम्परेचर की बात करी थी। अब करेंगे बात कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि दाब से भी किसी चीज़ में या किसी भी स्टेट में बदलाव किया जा सकता है। तो देखो घटक कणों के बीच की दूरी, ठीक, में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास कोई चीज़ है, जैसे हमने इसके यहाँ पे गैस के कोई एक बोतल में भरी हुई है या एक किसी कंटेनर में भरी हुई है, और जैसे ही हमने उस पर प्रेशर लगाया तो उसके मॉलिक्यूल कुछ इकट्ठे हुए,
या उसके पार्टिकल्स। फिर हमने और प्रेशर लगाया तो फिर वो और पास आ गए। अब जैसे और ज़्यादा प्रेशर लगाया तो इसके पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास आ गए। मतलब कहने का ये है कि दाब लगाने से भी, प्रेशर लगाने से भी अवस्थाएं चेंज हो जाती हैं। समझ में आ गया? तो यहां तक की ये चीज़ें क्लियर हुई आपको? तो ये चीज़ें हो गई क्लियर आपको? आगे देखो, आगे बात करेंगे हम कि जो हमारा मैटर है उसको किस तरीक़ा से क्लासिफाई किया जाता है, पदार्थ का वर्गीकरण। तो देखो, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक होता है शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, और दूसरे होते हैं अशुद्ध या मिक्सचर। ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले बात करें लगे प्योर सब्सटेंस की, तो प्योर सब्सटेंस में आते हैं हमारे सबसे पहले एलिमेंट और कंपाउंड। अब एलिमेंट कौन से होते हैं? देखो, एलिमेंट की अगर बात करो तो एलिमेंट है, जैसे कि बात करें हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गई, ऑक्सीजन, ठीक, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, ठीक, हीलियम। तो इस तरीक़ा से टोटल कितने हैं? 118 तत्व हैं हमारे। तो ये क्या है? हमारे प्योर है, प्योर सब्सटेंस है, ये प्योर पदार्थ हैं। तो ये हो गए तत्व हमारे। अब यौगिक क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलके बने हुए हैं, जिनका कुछ फॉर्मूला होता है, तो वो क्या होते हैं? यौगिक। मेन बात है इसकी कि जिनका फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो जैसे कि बात करें हम कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, NaCl, सोडियम क्लोराइड या फिर साधारण नमक, वाटर, H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट। तो देखो, ये क्या है? कंपाउंड। ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, कंपाउंड है। तो ये होते हैं हमारे शुद्ध पदार्थ। इनका क्या है? रेशियो फिक्स है कि हमें पता है एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन, तो इनका रेशियो फिक्स है। अगर बात करें हम मिक्सचर की, तो देखो फिक्स रेशियो नहीं होता, दो या दो से चीज़ें अधिक मिल ही जाती है, जिनका स्वाद अलग अलग आएगा। अगर मैं बात करने लगूं कि हमने वाटर में चीनी मिला दी, तो एक बात बताओ, वाटर चीनी मिक्सचर हो गए, पर वाटर और चीनी जो मिक्सचर हुए हैं उसमें वाटर और चीनी का स्वाद हमें अलग आएगा। वाटर में सॉल्ट डाल दिया अलग, तो वो कोई फिक्स रेशियो में नहीं है। तो ये क्या है? हमारे मिक्सचर, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? इन्हें अलग अलग भी किया जा सकता है, सेपरेट भी किया जा सकता है। अब ये चीज़ होती है हमारे दो पार्टों में डिवाइड होते हैं मिक्सचर। एक होता है समांगी मिश्रण और एक विषमांगी, होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। समझ में आया? तो ये दो पार्टों में टूटे हुए होते हैं। अब अगर हम बात करने लगें कि इसके एग्जाम्पल्स देखें, जैसे होमोजीनियस के, जैसे चीनी प्लस दूध, पानी प्लस चीनी, ये इस तरीका के कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, एक साथ अच्छे से डिजॉल्व हो जाए, तो ये हो जाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें, जैसे अगर हम पानी है और पानी में हम तेल मिला लें, तो देखो इसको खूब मिलाएं अच्छे से, फिर भी तेल ऊपर आ जाएगा। जो ऊपर आ जाए चीज़, उसको सेपरेट कर लिया जाए, छान लिया जाए, या उसके पार्टिकल्स बड़े हों, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे हेट्रोजीनियस। या रेत है प्लस पानी, तो जैसे उसको घोलना बंद करेंगे तो रेत क्या है? तले में बैठ जाएगा, और उसको छाने तो हम वो अलग कर लिया जा सकता है। मिट्टी कंकर है, मिट्टी में कंकर मिला हुआ है, तो हम उसको अगर कंकर और मिट्टी कंकर को अलग कर सकते हैं। ठीक, तो ये अब ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया। एक होता है कोलाइड और एक होता है निलंबन या सस्पेंशन। समझ रहे हो? तो जो कोलाइड है, अब देखेंगे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में सूक्ष्म कणों में मिला हुआ है। मतलब कहने का ये है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पर इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। जैसे बात करते हैं हम दूध की, ठीक, बात करने लगे हवा में पानी की बूंदें, या फिर धुआं, या कोई जेली टाइप चीज़, तो ये सब क्या है?
इसके पार्टिकल्स हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक ही है, ये कोई दो चीज़ें नहीं मिली हुई है, पर क्या है, ये एक या एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, पर इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं वो। तो इसको बोलते हैं कोलाइडी मिश्रण। दूसरा होता है सस्पेंशन। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में आसानी से दिखाई देता है और उसको अलग भी किया जा सकता है, जैसे पानी में चौक डालना, पानी प्लस चौक, आटा प्लस पानी, और पानी प्लस मिट्टी। ये चीज़ें आ गई समझ में। तो यहाँ पे ये होता है इनका क्लासिफिकेशन। अब देखो आगे इस चैप्टर में तो पार्ट में हम इतना ही कराएंगे, आगे हम इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पदार्थ